हेलो एवरीवन, इस एजुकेशनल वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स के बारे में। हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ बायो इन्फॉर्मेटिक्स एंड इट्स एप्लीकेशन इन वेरियस फील्ड्स ऑफ बायोलॉजिकल साइंसेस। हम देखेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स सब्जेक्ट्स की इम्पोर्टेंस डिफरेंट रिसर्च फील्ड में क्या है और कौन कौन से ऐसे मेजर प्रोजेक्ट्स हैं जो इस फील्ड में रन हो रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। तो सबसे पहले बात करते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ड के बारे में। बायो इन्फॉर्मेटिक्स वर्ड दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहला पार्ट है बायो और दूसरा पार्ट है इन्फॉर्मेटिक्स। इन्फॉर्मेटिक्स शॉर्ट फॉर्म है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। अब बात करते हैं बायो की। बायो मीन्स लाइफ, और अगर लाइफ को सिर्फ हमें एक वर्ड में स्पेसिफाई करना हो तो वी कैन से लाइफ इज डीएनए, बिकॉज लाइफ की जो भी प्रॉपर्टीज हमने स्टडी की है लाइक ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्शन, ये सारी प्रॉपर्टीज का बेसिस डीएनए मॉलिक्यूल ही है। और जहां भी ये डीएनए मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा वहां पे एक प्रोसेस है जिसे हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं, वो होगी ही। सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस में डीएनए टू एमआरएनए का फॉर्मेशन होता है और इसके बाद एमआरएनए टू प्रोटीन फॉर्म होती है। डीएनए टू एमआरएनए फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है और एमआरएनए से प्रोटीन का फॉर्मेशन ट्रांसलेशन कहलाता है। और ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस को अगर हम लोग कंबाइन कर दें तो इस पूरी होल प्रोसेस को हम लोग सेंट्रल डोग्मा कहते हैं। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में अगर पूरी की पूरी हम लोग थीम देखें तो वो सेंट्रल डोग्मा प्रोसेस पे ही बेस्ड है। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेटिक्स की। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 4 फेजेस हैं। फर्स्ट वन इज method of collection of data, second one is data management, third one is information generation and fourth one is information exchange. डेटा कलेक्शन प्रोसेस में हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा वो फैक्ट्स हैं, वो फिगर्स हैं जिनके बेसिस पे हम कोई इंफॉर्मेशन जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अभी कोविड-19 के केसेस में, कोविड-19 के केसेस में एवरी डे हमारे पास ये इंफॉर्मेशन आती है कि पर डे वर्ल्ड वाइड कितने सारे पेशेंट्स डिटेक्ट हुए, कितने सारे पेशेंट्स रिकवर हुए, कौन सी वैक्सीन की एफिकेसी कितनी है। ये जो सारी इंफॉर्मेशन है इनका बेसिस क्या है? इनका बेसिस वो डेटा है जो अलग अलग रिसोर्सेज से कलेक्ट किया गया होगा। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो ये पार्ट है उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं। तो अगर लाइफ साइंस की हम लोग बात करें तो यहाँ पे हमारे पास जो भी एक्सपेरिमेंट हम लोग बायोलॉजिकल साइंस की किसी भी फील्ड में परफॉर्म करेंगे, एंड में कोई ना कोई डेटा तो प्रोड्यूस होगा ही होगा। लाइक देयर आर मैनी जीनोम प्रोजेक्ट्स आर गोइंग ऑन जिनमें हम लोग एवरीडे डीएनए, आरएनए, प्रोटीन सीक्वेंसेस ये प्रोड्यूस होते रहते हैं। और अब इतने ह्यूज सीक्वेंसेस को हमको कलेक्ट करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेटा एवरी डे प्रोड्यूस हो रहा है और इस डेटा को हमारा जो पहला फेज है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसके थ्रू हम डेटा को कलेक्ट करते हैं। तो ये तो हो गया मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा। नाउ सेकेंड फेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज डेटा मैनेजमेंट। सो डेटा मैनेजमेंट इज द प्रोसेस जिसमें हम लोग जो भी डेटा हमने कलेक्ट किया है उसको हम इस तरीके से मैनेज करते हैं कि इंफॉर्मेशन जनरेट करने में हमें कम टाइम लगे। और आजकल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है दैट इज टाइम। अगर कोई भी ऐसी टेक्नोलॉजी जो हमारा रिसर्च में लगने वाले टाइम को कम कर सके वो बहुत अच्छी मानी जाती है। एवरी डे आप देखिए जो भी हमारे पास कंप्यूटर्स हैं उनकी स्पीड डे बाई डे हम लोग टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के थ्रू अपनी स्पीड बढ़ा रहे हैं। इंटरनेट की ही अगर हम लोग बात करें तो 2G, 3G, 4G, नाउ 5G के फेजेस में हम लोग अब आ रहे हैं। तो जब जैसे जैसे आपके इंटरनेट की स्पीड बढ़ेगी, जैसे जैसे आपके पास टेक्नोलॉजी और भी ज़्यादा एडवांस होती जाएगी, हमारे पास बहुत ज़्यादा हाई प्रोसेसिंग स्पीड वाले कंप्यूटर्स होंगे, तो इन सब का ओवरऑल इफेक्ट क्या होगा कि जो भी डेटा है वो भी
उतने ही तेजी से प्रोड्यूस होगा। और ये डेटा अगर बहुत ही तेजी से प्रोड्यूस हो रहा है तो हमको उस डेटा को मैनेज भी करना पड़ेगा, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा गोल है वो है करेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करना। और करेक्ट इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए डेटा का मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। थर्ड फेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंफॉर्मेशन जनरेशन। अब जब डेटा कलेक्ट हो गया, डेटा प्रॉपर तरीके से मैनेज भी है, नाउ थर्ड फेज में हम इंफॉर्मेशन जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि कोविड-19 के केस में फर्स्ट वायरस डिटेक्ट हुआ चाइना में, एंड आफ्टर दैट वहाँ पे साइंटिस्ट ने इस वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की, और जीनोम सीक्वेंसिंग हो जाने के बाद वो डेटा जो भी प्रोड्यूस हुआ उसको प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया। मैनेज करने के बाद वो डिफरेंट डेटा बेसिस में वर्ल्ड वाइड अवेलेबल हो गया साइंटिस्ट्स के लिए। अब जब उस डेटा का हमने एनालिसिस किया तो उससे बहुत सारी इंफॉर्मेशन जनरेट हुई, जैसे कि वायरस में कितने जीन्स प्रेजेंट हैं, वायरस कौन सी प्रोटीन कोड कर सकता है, और इसी सारे डेटा के बेसिस पे, इसी सारी इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम इतना फास्ट वैक्सीन डेवलप कर पाए। तो थर्ड फेज इंफॉर्मेशन जनरेशन है। नाउ द फोर्थ एंड फाइनल सेगमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज। वर्ल्ड वाइड ऐसे बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं जिसमें बहुत सारी कंट्रीज मिलके एक दूसरे के साथ काम कर रही हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हमें जो भी डेटा प्रोड्यूस हो रहा है, जो भी इंफॉर्मेशन जनरेट हो रही है, उसको डेली बेसिस पे डिफरेंट रिसर्च सेंटर्स जो वर्ल्ड वाइड डिफरेंट लोकेशंस पे प्रेजेंट हैं उनके साथ एक्सचेंज करने की ज़रूरत होती है। इसके लिए हमें ऐसे टेक्नोलॉजीज़, ऐसे टूल्स, ऐसे सॉफ्टवेयर डेवलप करने होते हैं जो कि ये काम बहुत फास्ट कर सकें। तो इसका जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो है क्लाउड कंप्यूटिंग। दैट मीन्स हम ऐसे डेटाबेसेस डेवलप कर रहे हैं जो क्लाउड बेस्ड हैं। क्लाउड बेस्ड मीन्स इंटरनेट बेस्ड हैं, जस्ट लाइक अ गूगल ड्राइव, कि आपने अगर वो डेटा रखा है तो आप वर्ल्ड वाइड किसी भी डिवाइस पे जाके लॉग इन करके उसको एक्सेस कर सकते हो। तो ये जो हमारा फेज़ है, फाइनल फेज़ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, यहाँ पे हम ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसे इनोवेशंस करते हैं जो हमारा इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की प्रोसेस को फास्ट कर सके। तो यहाँ हमने डिस्कस किया बायोइन्फॉर्मेटिक्स के दोनों ही पार्ट, बायो प्लस इन्फॉर्मेटिक्स। अब अगर हम लोग ओवरऑल बायोइन्फॉर्मेटिक्स फील्ड की बात करें तो यहाँ पे हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ये जो 4 फेजेस हैं, दैट मीन्स मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डेटा, डेटा मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन जनरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इन चारों ही फेजेस को अगर हम लोग बायोलॉजिकल साइंस में अप्लाई कर दें, दैट मीन्स फॉर द कलेक्शन ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, मैनेजमेंट ऑफ बायोलॉजिकल डेटा, इंफॉर्मेशन जनरेशन बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल डेटा एंड एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, तो ये जो ओवरऑल फील्ड है इसको हम लोग कहेंगे बायो इन्फॉर्मेटिक्स। और बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन बायोलॉजिकल साइंस की हर एक फील्ड में है, चाहे हम लोग माइक्रोबायोलॉजी की बात करें, बायोटेक्नोलॉजी की बात करें, बायोकेमिस्ट्री, जेनेटिक्स, जूलॉजी, बॉटनी, एनी फील्ड विच इज रिलेटेड टू बायोलॉजिकल साइंसेज, हर एक फील्ड में बायो इन्फॉर्मेटिक्स का एप्लीकेशन है। क्योंकि हर एक फील्ड में डेटा तो प्रोड्यूस होगा ही होगा और उस डेटा को हमें मैनेज भी करना होगा। उस मैनेज डेटा के बेसिस पे ही इंफॉर्मेशन जनरेट हो पाएगी और जो भी हमारी रिसर्च एजेंसीज हैं वो उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर पाएंगे। वो ये डिसीजंस ले पाएंगे कि कोई भी हमारा रिसर्च प्रोजेक्ट है तो वो कम टाइम में कैसे फिनिश किया जा सकता है, कैसे हमारा एरर रेट जो है वो कम हो। क्योंकि किसी भी रिसर्च प्रोजेक्ट में अगर एरर ज़्यादा होती है तो हमारा टाइम लॉस होता है, जो भी हमारा उसमें फंड है वो भी हमारा लॉस होता है। तो अगर हम ये सारे डिसीजंस पहले ही ले लें कि हम किस तरीके से अपनी रिसर्च को प्लान कर सकते हैं तो हमारा काफ़ी टाइम सेव हो सकता है। इन सारे प्लान्स को जनरेट करने के लिए हमें बायो इन्फॉर्मेटिक्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वजह से लाइफ साइंस से रिलेटेड कोई भी हो,
वेदर इट इज़ स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स, सभी को ये सब्जेक्ट लर्न करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ आप अपनी रिसर्च में करते हो तो डेफिनेटली आपकी जो भी फील्ड है उसमें जो भी आप काम कर रहे हो उसको बहुत अच्छे से एक सही डायरेक्शन में एक टाइम सेव करते हुए आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो। अब बात करते हैं बायोलॉजिकल डेटा की। बायोलॉजिकल डेटा की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। सबसे पहली कैटेगरी है बायोलॉजिकल डेटा की बायोमेडिकल लिटरेचर डेटा। जैसा कि नाम से ही क्लियर है, बायोमेडिकल लिटरेचर मींस वो सारा डेटा जो कि वर्ल्ड वाइड जितने भी रिसर्च लाइफ साइंस फील्ड या बायोलॉजिकल साइंस फील्ड में हो रहे हैं उनसे रिलेटेड रिसर्च पेपर्स टाइम टू टाइम पब्लिश होते रहते हैं, प्रपोजल्स पब्लिश होते हैं, रिव्यू पेपर्स पब्लिश होते हैं, बुक्स पब्लिश होती हैं। इन सारे डेटा को स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसा डेटाबेस जिसमें बायोमेडिकल लिटरेचर डेटा स्टोर होता है उसको हम बायोमेडिकल लिटरेचर डेटाबेस कहते हैं, जिसका कि सबसे फेमस एग्जाम्पल है नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, जो कि यूएसए का एक बहुत ही फेमस और लार्जेस्ट डेटाबेस है बायोमेडिकल लिटरेचर का। नाउ द नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा इज सीक्वेंस डेटा। सीक्वेंस डेटा वर्ल्ड वाइड जो भी जीनोम प्रोजेक्ट चल रहे हैं वहां से ये सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ मैंने एक टर्म का यूज़ किया, जीनोम। जीनोम मीन्स एंटायर डीएनए कंटेंट ऑफ द सेल, यानी एक सेल में जितना भी डीएनए प्रेजेंट है वो उसका जीनोम कहलाता है। डीएनए इज मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, ATGC, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। वर्ल्ड वाइड जितनी भी बायोडाइवर्सिटी है, यानी जो भी डिफरेंट काइंड की लाइफ फॉर्म अर्थ पे प्रेजेंट है, वेदर इट इज़ अ माइक्रोब, एनिमल, प्लांट्स, सभी का जीनोम यानी कि सभी का डीएनए इन्हीं 4 न्यूक्लियोटाइड ATGC से मिलके बना हुआ है। और हर एक ऑर्गेनिज्म में यही न्यूक्लियोटाइड्स के डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न्स प्रेजेंट हैं। तो अगर किसी भी ऑर्गेनिज्म को हमको समझना है कंप्लीटली, उसके इवोल्यूशन को, उसमें जो भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस हो रही हैं उनको, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि हम उसके जीनोम में ये जो ATGC है इसका एक प्रिसाइज ऑर्डर फाइंड आउट कर सके। और ये जो ऑर्डर फाइंड आउट करने की प्रोसेस है इसे हम बोलते हैं जीनोम सीक्वेंसिंग। एंड विद द हेल्प ऑफ जीनोम सीक्वेंसिंग हमें ये जो ATGC कंटेंट है किसी भी ऑर्गेनिज्म के जीनोम में ये हमारे पास अवेलेबल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, एक ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें हमने ह्यूमन जीनोम का सीक्वेंसिंग किया और हमारे पास जो डेटा प्रोड्यूस हुआ वो 3.2 बिलियन बेस पेयर था, यानी कि ह्यूमन जीनोम में ATGC 3.2 बिलियन प्रेजेंट है। अब इतना ह्यूज डेटा को अगर हम लोग सिर्फ बुक में राइट करें, पेपर पे राइट करें, तो ऐसी बुक जिसमें 1000 पेजेस भी होंगे, तो 1000 पेजेस वाली बुक भी अगर हम लोग उसमें ये डेटा राइट करें तब भी हमें एटलीस्ट 1000 बुक से भी ज़्यादा बुक की रिक्वायरमेंट होगी इस डेटा को सिर्फ राइट करने के लिए। तो अब इतने ज़्यादा ह्यूज डेटा को एनालाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए, मैनेज करने के लिए हमें ज़रूरत हुई डेटाबेसेस की। और ये जो डेटाबेसेस बने जहाँ पे हमने न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस को स्टोर किया, प्रोटीन सीक्वेंसेस को स्टोर किया, इनको हमने कहा सीक्वेंस डेटाबेस। और सीक्वेंस डेटाबेस के बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस डेटाबेसेस वर्ल्ड वाइड 3 बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, जेनबैंक, ENA एंड DDBJ। इसी तरह प्रोटीन सीक्वेंस में जेनपेप्ट, स्विसप्रॉट, यूनिप्रॉट KB, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ प्रोटीन सीक्वेंस डेटाबेसेस। नेक्स्ट कैटेगरी ऑफ बायोलॉजिकल डेटा इज स्ट्रक्चरल डेटा। जैसा हमने अभी देखा सीक्वेंस डेटा, जहां पे सिर्फ हम सीक्वेंस की बात कर रहे थे, तो DNA और RNA मेड अप ऑफ 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। इसी तरह प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ 20 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। और अगर हमको किसी भी प्रोटीन का फंक्शन प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए हमारे पास प्रोटीन का सीक्वेंस के साथ उसका स्ट्रक्चर भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन का फंक्शन उसके स्ट्रक्चर पे डिपेंडेंट होता है। तो अब प्रोटीन का स्ट्रक्चर डेवलपमेंट
के लिए, यानी अगर हमको प्रोटीन का स्ट्रक्चर प्रोड्यूस करना है तो इसके बहुत सारे एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं, जैसे कि एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी, एनएमआर, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। तो वर्ल्ड वाइड इन सारी टेक्निक्स को यूज़ करके जो मॉडल्स यानी जो स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस हो रही हैं उनको भी स्टोर करने के लिए हमको डेटाबेस की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि स्ट्रक्चरल डेटा अगर हम लोग कंपैरिजन करें सीक्वेंस डेटा के साथ तो स्ट्रक्चरल डेटा सीक्वेंस डेटा से काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। अब इसको स्टोर करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है। तो ऐसे डेटाबेसेस जिनमें हम लोग स्ट्रक्चरल डेटा स्टोर करते हैं उनको हम लोग स्ट्रक्चरल डेटाबेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं प्रोटीन डेटा बैंक and MMDB, molecular modeling databases. So these are the examples of structural data. Next category of biological data is pathway data. Pathway data means अगर हम लोग किसी भी सेल या किसी भी ऑर्गेनिज्म की बात करें तो जो भी किसी भी ऑर्गेनिज्म या सेल में बायोकेमिकल पाथवेज है, यानी कि जो भी हमारी बायोकेमिकल प्रोसेस है सबका एक यूनिक पाथवे होता है। फॉर एग्जांपल जैसे ग्लाइकोलिसिस की हम लोग बात करें, क्रेब्स साइकिल की बात करें, तो आपने वहाँ देखा होगा हर एक स्टेप पे हमें एक यूनिक एंजाइम की ज़रूरत होती है। और हमने ये स्टडी किया है ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, और अगर एंजाइम्स प्रोटीन है तो हर एक एंजाइम को कोड करने के लिए कोई ना कोई जीन्स होगी। तो अगर पाथवे मैपिंग, यानी पाथवे मैपिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम किसी भी बायोकेमिकल पाथवे में इन्वॉल्व जो भी एंजाइम्स है उनको कोड करने वाली जीन्स को फाइंड आउट करते हैं, और उनको भी हम लोग उस पाथवे में एंजाइम्स के साथ जीन्स को भी स्पेसिफाई करते हैं कि कौन कौन सी जीन्स हैं जो किसी पर्टिकुलर बायोकेमिकल पाथवे में इन्वॉल्व है। तो ये जो डेटा प्रोड्यूस होता है इस तरीके से, इसको हम लोग बोलते हैं पाथवे डेटा, और इस डेटा को स्टोर करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस की ज़रूरत होती है जिनको हम लोग पाथवे डेटाबेस कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है केग, कोयोटो इंसाइक्लोपीडिया ऑफ जीन एंड जीनोम्स एंड रिएक्टोम्स, and many more databases are available. Now ये सारे डिस्कशन से अब ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि बायोलॉजी में जो हमारी रिसर्च अप्रोच थी वो भी टाइम के हिसाब से किस तरीके से चेंज हुई। नाउ डेज बायोलॉजी इज नॉट जस्ट अ साइंस, इट इज़ अ इंफॉर्मेशन साइंस। अब यहाँ पे हमने देखा वर्ल्ड वाइड जो भी रिसर्च प्रोजेक्ट्स बायोलॉजिकल साइंस के किसी भी फील्ड में हो रहे हो, एंड में डेटा ही प्रोड्यूस होगा। बायोलॉजिकल डेटा जो कि वर्ल्ड का सबसे कॉम्प्लेक्स डेटा होता है, उसको कलेक्ट करने के लिए, उसे मैनेज करने के लिए, उससे इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए और उस इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए हमें स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस एंड टूल्स की रिक्वायरमेंट होती है। आज की सेंचुरी को हम लोग ओमिक सेंचुरी कहते हैं। ओमिक्स का मतलब होता है जब हम लोग किसी भी प्रोसेस को, किसी भी फेनोमेना को बायोलॉजिकल साइंसेस में जीनोमिक लेवल पे, प्रोटियोमिक लेवल पे या ट्रांसक्रिप्टोमिक लेवल पे स्टडी करते हैं, तो ये जो होल प्रोसेस है जहाँ पे हम किसी भी एक फेनोमेना में इन्वॉल्व एक साथ जितने भी जीन्स उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी एनालिसिस करें, तो ये जो हमारी अप्रोच है इस अप्रोच को हम लोग ओमिक्स अप्रोच कहते हैं। और इस वजह से बहुत सारी ऐसी नई ब्रांचेस स्टार्ट हुई बायोलॉजिकल साइंसेस में जिनका यूज़, जिनका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, जैसे कि जेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, ट्रांसक्रिप्टोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स। तो ये जो पूरी सेंचुरी है इसे ओमिक सेंचुरी कहते हैं, और इस ओमिक सेंचुरी में हमारी जो रिसर्च अप्रोच है वो काफ़ी ज़्यादा चेंज हुई। अगर आप पहले के टाइम में बात करें तो हमारी जो बायोलॉजिकल साइंस में रिसर्च अप्रोच थी उसको हम लोग कहते थे रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स चीज़ को सिंपल वे में, यानी लार्जेस्ट अगर कोई हमारे पास ऑब्जेक्ट है तो उसको स्मॉलर स्मॉलर पार्ट में ब्रेक करके हम लोग स्टडी करते थे। जैसा कि हमने सबसे पहले सेल देखी, सेल वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक, देन न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के बाद हमने न्यूक्लिक एसिड डिस्कवर किया, आफ्टर दैट डीएनए, एंड डीएनए के बाद डीएनए सीक्वेंसिंग,
और फिर हमने 4 टाइप ऑफ न्यूक्लियोटाइड देखी, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो ये जो अप्रोच है जिसमें हमने एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करते हुए बहुत ही स्मॉलेस्ट यूनिट पे हम लोग ले आए, इसको हम लोग रिडक्शनिज्म कहते हैं। लेकिन अब ये ओमिक्स सेंचुरी में हमारी जो ये अप्रोच है अब ये चेंज हो गई। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमें किसी भी एक ऑर्गेनिज्म को, वेदर इट इज़ अ माइक्रोब हो, एनिमल हो, प्लांट हो, उसको हमें आइडेंटिफाई करना हो तो हम बेसिकली उसको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हमने कोई वाटर सैंपल कलेक्ट किया और उसमें हमें स्टडी करना है व्हाट टाइप ऑफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट, तो हम उनकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं और उसमें जो भी बैक्टीरिया, एल्गी, फंजाई हैं उनकी एनालिसिस करके उनके बारे में हम लोग बात करते हैं कि इस पर्टिकुलर सैंपल में ये सारे स्पीशीज़ प्रेजेंट हैं। और फिर इसके बाद हमें अगर जीनोमिक लेवल पे जाना है तो हम उनकी सीक्वेंसिंग करके सीक्वेंस वगैरह प्रोड्यूस कर सकते हैं। लेकिन ये जो अप्रोच है अब ये चेंज हो चुकी है। अगर आज के टाइम में हमें इसी सेम वाटर सैंपल में प्रेजेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म को प्रिडिक्ट करना हो तो हम सिर्फ जीनोम सीक्वेंसिंग के बेसिस पे, यानी जो भी वहाँ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है उनको मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक पे नहीं, उनको सिर्फ हम लोग उनके जेनोमिक लेवल पे, यानी सिर्फ हमने जो भी वहाँ स्पीशीज़ हैं अगर उनका जस्ट हमने सीक्वेंसिंग किया तो ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस वी कैन प्रिडिक्ट कि वो बैक्टीरिया है, वायरस है, या वो एल्गी है, फंजाई है। तो ये सारी चीज़ें हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ सीक्वेंस प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ये जो होल अप्रोच है ये चेंज हो गई। पहले हम लोग सेल टू सीक्वेंस की बात करते थे, नाउ ओमिक्स सेंचुरी में हम लोग सीक्वेंस टू सेल की बात करते हैं। सो आज के टाइम में अगर बायोलॉजिकल साइंस में हम लोग रिसर्च प्रोजेक्ट्स की बात करें तो वर्ल्ड वाइड ये जो नई अप्रोच है ओमिक्स अप्रोच, यहाँ पे इस अप्रोच के थ्रू बहुत सारे रिसर्च प्रोजेक्ट्स जेनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, डिफरेंट फील्ड्स में रन हो रहे हैं, इंडिया में भी, अब्रॉड में भी। और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे ऑप्शंस हैं कि अगर कोई भी इस फील्ड में एक्सपर्टीज़ है, आपको जेनोमिक डेटा एनालिसिस आती है, आप ओमिक्स अप्रोच में काम कर लेते हो, तो इस फील्ड में अपॉर्चुनिटी बहुत सारी अवेलेबल है। नाउ we will discuss the application of bioinformatics in different field of biological sciences। तो सबसे बड़ा एप्लीकेशन जो हमारे सामने बायोलॉजिकल साइंसेस का अभी पिछले 1 साल से जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था कोविड-19 वायरस के अगेंस्ट वैक्सीन डेवलप करना। और यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुई और बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से ही हम लोग इतना फास्ट, यानी जो वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस जिसमें 5 to 6 ईयर लग जाते हैं, उस रिसर्च को हमने विद इन अ ईयर कंप्लीट कर लिया और कई सारी डिफरेंट वैक्सीन्स प्रोड्यूस की गई। तो ये जो रिसर्च थी अगर आप देखो इसको इनिशियल लेवल पे, तो दिसंबर 2019 में फर्स्ट टाइम ये कोविड वायरस आइडेंटिफाई हुआ एंड आफ्टर दैट इसकी जीनोम सीक्वेंसिंग हुई। उस जीनोम सीक्वेंसिंग में हमको जब जीन फाइंड आउट करना था, डिफरेंट प्रोटीन्स फाइंड आउट करनी थी कि वायरल जीनोम कौन सी प्रोटीन्स को कोड कर रहा है, तो उसके लिए हमारे पास वो डेटा बेसिस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुए। यानी कि वो बायोलॉजिकल डेटा जहाँ पे हमने पहले से ही सार्स और मर्स जो कि कोरोना वायरस के ही टाइप्स हैं, उन वायरस के जीनोम हमारे पास पहले से ही अवेलेबल थे। तो उन वायरसेस के जीनोम को हमने एज अ रेफरेंस यूज़ किया इस वायरस का, यानी जो कोविड-19 वायरस था उसके जीनोम में जीन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और जीन्स कौन से प्रोटीन प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रही हैं उनको भी आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ ये जो फील्ड है जहाँ पे हमने जीनोम टू जीनोम कंपैरिजन किया, इसको बोलते हैं कंपैरेटिव जीनोमिक्स। तो यहाँ इस अप्रोच से हमने जीनोम एनोटेशन, यानी जीनोम में जीन्स को लोकेट करने में, जीन्स के फंक्शन को डिटेक्ट करने में हमें काफ़ी हेल्प मिली। आफ्टर दैट अब दूसरा चैलेंज था वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोसेस में कि हम क्लिनिकल ट्रायल कैसे
करेंगे। तो क्लिनिकल ट्रायल करने के लिए भी हमारे पास डिफरेंट हमारे पास मॉडल ऑर्गेनिज्म थे। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म पे हमने वैक्सीन को टेस्ट किया, कौन सा ऑर्गेनिज्म बेस्ट हो सकता है। वहाँ पे भी विद द हेल्प ऑफ फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इवोल्यूशनरी कंप्यूटिंग, ये सारे टेक्निक की हेल्प से हमने उन मॉडल्स को भी प्रिडिक्ट किया जहाँ पे हमको बेस्ट रिजल्ट मिल सकते थे और उन पे हमने ट्रायल किया। आफ्टर दैट बहुत सारी यहाँ पे ड्रग डिस्कवरी एंड ड्रग डिजाइनिंग प्रोसेस भी हुई, जहाँ पे हमारे पास जो लेटेस्ट बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड डेटाबेसेस थे वो उन्होंने बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया। और आज ये सारा डेटा वर्ल्ड वाइड डिफरेंट डेटाबेसेस में हमारे पास फ्रीली अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन था बायो इन्फॉर्मेटिक्स का कि जिसकी हेल्प से हम लोग इतने कम टाइम में कोविड-19 वैक्सीन को सक्सेसफुली डेवलप कर पाए। Next application of bioinformatics is in the identification and management of biodiversity data. Biodiversity means different kind of life forms which are present on earth. और यहाँ पे सबसे बड़ा चैलेंज भी है, क्योंकि अभी तक अगर हम लोग बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो देर आर मैनी प्लांट्स, माइक्रोब्स, एनिमल्स हैं जिनको अभी तक हम लोग आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाए हैं, जिनको अभी तक हम लोग डिस्कवर नहीं कर पाए। क्योंकि अभी अगर हम बायोडाइवर्सिटी में बात करें तो ये डेटा इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है और हम लोग अभी जब किसी भी स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए जो हमारे मेथड्स थे वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे बेस्ड थे। कोई भी ऑर्गेनिज्म कैसा दिख रहा है उस बेसिस पे अगर हम उसको क्लासिफाई करेंगे तो वहाँ एरर रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी स्पीशीज़ हैं जो कि दिखने में यानी बाहर से अगर उनको देखा जाए तो वो बिल्कुल सेम लगेंगे, लेकिन एक्चुअली वो डिफरेंट स्पीशीज होते हैं। तो ये सारी जो प्रोसेस थी, जिस तरीके से हम लोग अभी तक स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर रहे थे, उसमें एरर होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा थे। इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए, तो कनाडा में डॉक्टर पाउल हर्बर्ट इस पे काम कर रहे थे और वन डे वो एक सुपर मार्केट में गए और वहाँ पे उन्होंने देखा कि किस तरीके से यूनिवर्सल बारकोड सिस्टम के थ्रू एक शॉपिंग मॉल में हर एक प्रोडक्ट का एक यूनिक बारकोड होता है और उस बारकोड के बेसिस पे प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई किया जा सकता है, यानी उस प्रोडक्ट की जो भी इंफॉर्मेशन है वो उस बारकोड डेटाबेस में सेव रहती है। जब ये कंसेप्ट इन्होंने देखा तो ये इस कंसेप्ट से काफ़ी इंस्पायर हुए और उन्होंने एक आइडिया उन्हें आया कि क्यों ना हम लोग डीएनए बारकोड जनरेट कर लें। अगर हम लोग डीएनए बारकोड डेवलप कर लेते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए बारकोड हम लोग विदाउट एनी एरर स्पीशीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ से ये डीएनए बारकोडिंग स्टार्ट हुई और ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स की बात करें या बायोलॉजिकल साइंस की बात करें तो ये एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मोर देन 40 कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं। इंडिया भी इसमें काम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा इसमें वर्क हो रहा है कि नए नए ऑर्गेनिजम्स को, एनिमल, प्लांट्स, माइक्रोब्स, उनका हम लोग डीएनए बारकोड डेवलप कर रहे हैं और वो डीएनए बारकोड ऑफ लाइफ डेटाबेस, इन शॉर्ट बोल्ड डेटाबेस में डिपॉजिट होता है। और ये बोल्ड डेटाबेस की हेल्प से जो न्यू स्पीशीज़ हैं उनको भी हमें आइडेंटिफिकेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। विद द हेल्प ऑफ डीएनए बारकोड हम लोग एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रोब्स को विदाउट एनी एरर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन द फील्ड ऑफ बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट, या हम लोग कैसे किस तरीके से न्यू स्पीशीज को आइडेंटिफाई करेंगे। और यहाँ पे अगर बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो ये हर एक फील्ड में, वेदर इट इज़ अ ज़ूलॉजी की बात करें, बॉटनी की बात करें या डिफरेंट जो भी बायोलॉजिकल साइंस की फील्ड है, वहाँ पे हमें इस प्रोजेक्ट का एप्लीकेशन सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। क्योंकि बायोडाइवर्सिटी अभी भी बहुत सारा ऐसा स्पीशीज़ है, इस टाइप की स्पीशीज़ है जो अभी तक डिस्कवर नहीं हो पाई हैं। अगर हम लोग लैंड की बात करें, अर्थ पे, लैंड पे रहने वाले जो हमारे ऑर्गेनिज्म हैं, वही अभी तक पूरी तरह हम उनको डिस्कवर नहीं कर पाए हैं। और अगर मैरीन बायोडाइवर्सिटी की बात करें ओशन में, तो वहाँ पे हमारे पास बहुत ही कम इंफॉर्मेशन है। तो इस प्रोजेक्ट के थ्रू एक होप है कि आने वाले टाइम में
कम समय में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स को, प्लांट्स को, माइक्रोब्स को आइडेंटिफाई करें और उनका ये डेटाबेस, बार कोड ऑफ लाइफ डेटाबेस में हर एक ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे प्रेजेंट है उनकी एंट्री हमारे पास होनी चाहिए। यानी एवरी ऑर्गेनिज्म का डीएनए बारकोड डेवलप होना चाहिए और वो बारकोड हमारे डेटाबेस में प्रेजेंट होना चाहिए। तो ये इस प्रोजेक्ट का गोल है। Next application of bioinformatics is in the drug discovery and development process. एक ड्रग को डिस्कवर करने में और उसको फिर मार्केट में लॉन्च करने में ये जो पूरा टाइम है, ये अगर प्रीवियस टाइम में हम लोग बात करें तो इसमें 12 to 15 ईयर तक का समय लग जाता था। ये काफ़ी लंबा टाइम है। अब विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल्स एंड डेटाबेसेस हमारे पास ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं, हमारे पास ऐसे डेटाबेसेस हैं जिनका यूज़ करके हमने इस टाइम को लगभग हाफ कर लिया है। यानी अब 5 to 6 ईयर में हम लोग ये काम जो पहले 10 to 15 ईयर में होता था वो हम करने में कैपेबल हैं। और अभी कोविड-19 के केस में हमने देखा कि वैक्सीन डेवलपमेंट का जो प्रोसेस था जिसमें 5 to 6 ईयर का टाइम लगता था वो हमने विद इन अ ईयर ही डेवलप कर ली। तो ये जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स का सेगमेंट है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स का यूज़ ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट में, तो यहाँ पे बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स के। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक ड्रग कैसे डिस्कवर होगी, किस तरीके से हम लोग ड्रग डिस्कवरी प्रोसेस होंगी, तो बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनको हम एक साथ स्क्रीन कर सकते हैं। क्योंकि अगर ड्रग डिस्कवरी की प्रोसेस को हम लोग देखें तो वहाँ पे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो प्लांट्स में प्रेजेंट हैं, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स हैं जो केमिकली हमने प्रोड्यूस किए हैं और उनका इफ़ेक्ट जो है हर एक डिजीज़ में डिफरेंट होता है। तो कैसे हम लोग किसी डिजीज़ कॉजिंग प्रोटीन के अगेंस्ट बहुत सारे कंपाउंड्स को एक साथ स्क्रीन कर सकते हैं, इसके लिए भी हमारे पास स्पेशलाइज्ड डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर्स है। साइड बाय साइड अब बात आती है कि अगर हमने कोई कंपाउंड को फाइंड आउट कर भी लिया तो उस टाइम के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो ये है कि उस कंपाउंड का अगर हमें टेस्ट करना है तो वो डायरेक्ट हम ह्यूमन पे तो टेस्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स की ज़रूरत होती है जो जीनोमिक लेवल पे हमसे सिमिलर हैं, साइड बाय साइड उनको लेबोरेटरी में आसानी से हम लोग हैंडल कर सकते हैं। ऐसे ऑर्गेनिज्म को लिविंग लेबोरेटरीज या मॉडल ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इन ऑर्गेनिज्म की भी लिस्ट बहुत सारी है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उनका कंप्लीट जेनोमिक डेटा हमारे पास अवेलेबल है और उनका यूज़ करके हम लोग अपने चॉइस का मॉडल ऑर्गेनिज्म किस पे हमें क्लिनिकल ट्रायल करना चाहिए, इसके लिए बहुत सारे हमारे पास फाइलोजेनेटिक मेथड्स हैं, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनके बेसिस पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को डिसाइड कर सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म में से, लिस्ट ऑफ मॉडल ऑर्गेनिज्म में से कौन सा बेस्ट है जिस पे हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करें। तो ये भी एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है कि इसमें लगने वाला जो टाइम है वो काफ़ी अब कम हो गया, क्योंकि पहले के टाइम में हम लोग जब रैंडम टेस्ट करते थे तो वहाँ पे एरर होने के चांस ज़्यादा रहते थे, मगर अब हम लोग क्लिनिकल ट्रायल करने से पहले ही उसकी पूरी प्लानिंग विद द हेल्प ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स डेटाबेसेस एंड सॉफ्टवेयर्स के थ्रू पहले ही उसकी प्लानिंग कर लेते हैं कि हमें किस मॉडल ऑर्गेनिज्म पे टेस्ट करना चाहिए, कहाँ पे हमें बेस्ट रिजल्ट मिल सकता है। तो ये अप्लाई करने से हमारा जो एरर रेट है वो अब काफ़ी कम हो गया। अब इसके बाद बात आती है कि अगर हम मेडिसिन के इफ़ेक्ट की बात करें तो अभी तक जो मेडिसिन डेवलप होती थी वो हम लोग जर्नल सिम्टम बेसिस पे पेशेंट्स को प्रिस्क्राइब करते थे। अब इट मे बी पॉसिबल कि अगर हम एक ही फैमिली के डिफरेंट मेंबर्स की बात करें, किसी भी एक फैमिली में अगर हम एक मेडिसिन उनके सारे मेंबर्स को प्रिस्क्राइब करते हैं तो इट मे बी पॉसिबल कि कोई फैमिली मेंबर उस केमिकल कंपाउंड से एलर्जिक हो, यानी कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल में ड्रग का या मेडिसिन का रिस्पॉन्स अलग अलग हो सकता है। तो ये अलग अलग क्यों है, इसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस थे जो हमने जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से फाइंड आउट किए। यानी कि एवरी इंडिविजुअल का जो जेनोमिक रिस्पॉन्स है वो एक केमिकल कंपाउंड के अगेंस्ट डिफरेंट
हो सकता है। ये जो फील्ड आई यहाँ पे बायोइन्फॉर्मेटिक्स में, इसमें हमने इसको नाम दिया फार्माकोजिनोमिक्स। फार्माकोजिनोमिक्स का मीन्स इफेक्ट ऑफ ड्रग कंपाउंड या केमिकल कंपाउंड का एंटायर जीनोम पे क्या हो रहा है, यानी हमारी जो जितनी भी जीन्स है उनका ओवरऑल इफेक्ट किसी भी एक केमिकल कंपाउंड पे क्या है। इस चीज को जब हमने स्टडी किया तो हमने ये पाया कि डिफरेंट डिफरेंट लोगों में डिफरेंट जेनेटिक रिस्पॉन्स होता है और हर एक इंडिविजुअल्स में कुछ यूनिक टाइप की सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट है, जिनको इन शॉर्ट SNPs SNP हम लोग कहते हैं। तो ये जो SNPs हैं डिफरेंट डिफरेंट ह्यूमन पॉपुलेशंस में ये वैरी कर सकते हैं। तो ये सारा जो एनालिसिस है इसके बेसिस पे अगर हम जेनोमिक लेवल पे बात करें कि जेनोमिक डेटा के हिसाब से अगर हम किसी को मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो ऐसी मेडिसिन को जो जेनोमिक लेवल पे के बेसिस पे प्रिस्क्राइब की जा रही है उसको हम टर्म देते हैं पर्सनलाइज्ड मेडिसिन। दैट मीन्स वो मेडिसिन का साइड इफेक्ट होने का चांस नहीं है, वो एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल के जीनोम के हिसाब से स्पेशलाइज्ड है। तो फार्माकोजेनोमिक्स फील्ड की जो थीम है वो थीम है द राइट ड्रग टू द राइट पेशेंट फॉर द राइट डिजीज एट द राइट टाइम, यानी कि एक ऐसी मेडिसिन जो विदाउट एनी साइड इफेक्ट पेशेंट पे 100% उसका इफेक्ट हो विदाउट एनी साइड इफेक्ट। तो ये एक बहुत बड़ा एप्लीकेशन है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के इस फील्ड में आने से, और आने वाले अभी टाइम में ये बहुत सारी चीज़ें जो है मेडिसिन ड्रग डेवलपमेंट सेक्टर में चेंज होने वाली हैं, जो आने वाले अभी टाइम में फ्यूचर में हम लोग देखेंगे। तो अब बात करते हैं ओवरऑल समरी ऑफ दिस डिस्कशन पे। हमने यहाँ पे डिस्कस किया व्हाट इज़ बायोइन्फॉर्मेटिक्स, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स। यहाँ पे हमें ये चीज़ क्लियर हुई कि अब जो हमारी अप्रोच है वो रिसर्च में ओमिक्स अप्रोच आ चुकी है, यानी जो भी बायोलॉजिकल साइंस में प्रोसेसेस एंड फिनोमेना है हम लोग उसको अब जीनोमिक लेवल पे, ट्रांसक्रिप्टोमिक लेवल पे, प्रोटियोमिक लेवल पे उनकी एनालिसिस कर रहे हैं। एवरी डे बहुत सारा डेटा प्रोड्यूस होता है बायोलॉजिकल साइंसेस में और उसको हमें प्रॉपर तरीके से मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन जनरेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट बायोलॉजिकल टूल्स एंड डेटाबेसेस की नीड है। मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन एक ऐसी नई फील्ड यहाँ पे आई जहाँ पे हम लोग इवोल्यूशन को, जो भी हमारे इवोल्यूशन, क्योंकि इवोल्यूशन एक ऐसा टॉपिक है जहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जिन पे डिबेट होती रहती है, लाइक ह्यूमन का इवोल्यूशन कैसे हुआ, किस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ये सारी चीज़ें को भी हम लोग अब मॉलिक्यूलर लेवल यानी जीनोमिक लेवल पे जब हमने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो बहुत सारे क्वेश्चंस के हमें आंसर मिलना शुरू हो गए हैं। हमने देखा बायोडाइवर्सिटी में जो हमारे प्रीवियस जो चैलेंज थे कि कैसे किसी स्पीशीज़ को जो एक जैसे देखने में लग रहे हैं उनको हम लोग एक ही स्पीशीज़ में कैटेगराइज कर देते थे। तो विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प से हमने DNA बारकोडिंग जैसे प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए और बारकोड ऑफ लाइफ प्रोजेक्ट के हेल्प से अब हम लोग स्पीशीज़ को विदाउट एनी एरर करेक्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हमने यहाँ पे ये भी डिस्कस किया कि पर्सनलाइज मेडिसिन, यानी अब ऐसी मेडिसिन भी डेवलप होंगी जो पेशेंट्स के जीनोम के हिसाब से विदाउट एनी साइड इफ़ेक्ट्स काम करेंगी। तो दैट मीन्स जो आने वाला टाइम है उसमें मेडिकल सेक्टर भी बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला है। और ये सारी अप्रोच से ये बात तो बिल्कुल क्लियर होती है कि दिस सेंचुरी इज़ ओमिक्स सेंचुरी और हम सभी को ज़रूरत है अब ऐसे जो न्यू अप्रोच है उसको लर्न करने की, क्योंकि जब आप न्यू अप्रोच लर्न करोगे तो डेफिनेटली आपके पास जो भी अपॉर्चुनिटी है वो बहुत ज़्यादा और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी। आप किसी भी सेक्टर में रिसर्च करो, आप अपनी रिसर्च को विदाउट एनी एरर एक राइट डायरेक्शन में ले जा सकते हो विद द हेल्प ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। थैंक यू।